नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं दो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जिसकी धमक यहां तक सुनाई पड़ी है। एक बांग्लादेश में हुआ सत्ता परिवर्तन, तो दूसरा ब्रिटेन में जारी हिंसक प्रदर्शनों का दौर। बीते हफ्ते भारत के पड़ोस में जो भूचाल उठा, उसके चलते बांग्लादेश में एक हफ्ते के भीतर सत्ता का चेहरा बदल गया। दुनिया के लोगों ने छात्रों को बांग्लादेश की सड़कों पर देखा। लोगों ने पिछले 15 साल से शासन कर रही शेख हसीना को देश छोड़कर जाते देखा, और लोगों ने देखा उसके बाद हुई लूटपाट या हिंसा के दृश्य भी। तो ये जो कुछ भी दिखा, उसे कैसे समझना चाहिए, और जो नहीं दिखा है क्या है वो, उसे भी बताने की कोशिश आज के इस प्रोग्राम में। बीबीसी संवाददाता जुगल इस समय कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, और साथ ही मेरे साथ हैं द हिंदू की कूटनीतिक मामलों की एडिटर सुहासिनी हैदर। कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत, जिनसे हम बात करेंगे ब्रिटेन के हिंसक प्रदर्शनों की। मगर शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से और सीधे चलते हैं जुगल के पास। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जुगल, आप आज ढाका पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से जब आप अपने होटल के रास्ते में थे, चूंकि सड़कों पर छात्र उतरे थे और वो हुजूम के जो दृश्य हैं वो सबने देखे। फिलहाल आज वहाँ क्या माहौल है, आपने क्या देखा है? देखिए, मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि मैंने एयरपोर्ट पर एक्चुअली अपना सफर शुरू करने से पहले ही वहां क्या देखा और अब तक जो देखा है वो तो स्थिति सामान्य है और नहीं भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन का काउंटर है, जहां पे सबसे पहले आप एक तरह से देश के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहां हमने देखा कि पुलिस बैठी हुई है। वहां पर इमिग्रेशन अधिकारी बैठे हैं, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए हैं। लोग अपने अपने घर के कपड़े पहने हुए हैं, काफी तनावपूर्ण स्थिति में लग रहे हैं। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वे पुलिस के अधिकारी हैं, इसलिए वे अभी भी यूनिफॉर्म पहनने से कतरा रहे हैं। उन पर एक थ्रेट है, उनके परिवारों पर थ्रेट है। यहाँ तक एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप दुआ कीजिए कि मैं और मेरा परिवार इस पूरे संकट से सलामत निकल पाए। तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के पास खड़े हुए जेनिटर, उन्हीं के पास खड़े हुए एयरलाइन पायलट और सारे जो अन्य अधिकारी हैं एयरपोर्ट के, वे सभी अपने यूनिफॉर्म में नॉर्मल काम कर रहे थे। तो ये एक दृश्य देखा। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और यहाँ तक आए, ढाका तक, शहर के बीचों बीच, वहां पर भी ट्रैफिक नॉर्मल है। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन जब आप नजदीक से देखें तो आपको फिर दिखेगा कि लोगों के अंदर अभी भी एक हेजिटेंसी है, एक तनाव है कि क्या वो दुकान खोले या ना खोले। सड़कों पर अभी भी पुलिस कहीं नजर नहीं आती है, और आपको छात्र नजर आएंगे, एनजीओ के लोग लकड़ी पकड़कर ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए नजर आएंगे। कहीं कहीं वो बहस कर रहे हैं लोगों से, लाउड स्पीकर पे मैसेजेस दे रहे हैं कि हमें एक अच्छा भविष्य बनाना है बांग्लादेश का, तो प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। इस तरीके के बंगाली भाषा में ऑफकोर्स बात कर रहे हैं। तो ये पूरे सफर में मैंने देखा। जी, जुगल, आपने वहाँ पर जो प्रेस की कवरेज देखी, स्पेशली चूंकि अब कल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का ऐलान हुआ, वो आ चुके हैं, तो प्रेस वहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को, इस डेवलपमेंट को, जो इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार बनी है, उसको किस नज़रिए से देख रहा है? देखिए, प्रेस की निगाह ऑब्वियसली हर एक कदम पर है। जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई जा रही है, उसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनमें से कम दो एडवाइजर्स चुने गए हैं, मतलब दो एडवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं। तो एक तरह से कल वो स्टूडेंट थे और आज वो बांग्लादेश का भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। तो ये सारी बारीकी से कवरेज हो रही है। एक और आज जो बहुत अहम चीज हुई है, जिसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, वो ये है कि मोहम्मद यूनुस खुद आज जो 1971 वाली जो लड़ाई थी, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसके जो फ्रीडम फाइटर्स जिसको कहा जाता है यहाँ पर, स्वतंत्रता सेनानी, उनके जो मेमोरियल है वहां गए। और बारिश आ रही थी, उसके बावजूद वो वहां पर खड़े थे, मौन धार कर थोड़ी देर के लिए अपने रिस्पेक्ट्स पे कर रहे थे। तो उनकी हर एक चाल पर यहाँ प्रेस बहुत ही गंभीरता से रिपोर्ट कर रही है। और प्रेस की कवरेज ये भी दर्शाती है, बस आखिर में बता दूं, कि यहाँ के जो पिछले एक दो दिनों से जो यहाँ के स्टॉक मार्केट्स हैं, उनमें भी काफी उछाल देखा गया है। तो एक अनसर्टेनिटी जरूर है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक सेंटिमेंट जो है वो मार्केट उसको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो प्रेस की कवरेज में ये सारे अलग अलग अंश नजर आए मुझे। धन्यवाद जुगल, आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं सुहासिनी के पास।
सुहासिनी, आपने सुना जुगल वहाँ का जो हाल बता रहे हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम जो सरकार है वो अब आ चुकी है। एक आंकड़ा जो पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जब शेख हसीना गई उसके बाद भी जो हिंसा जारी रही उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं, यानी हिंसा शेख हसीना के जाते के साथ रुकी नहीं वहाँ पर भी। तो ये जो नई सरकार बनी है इसके सामने आप किस तरह की चुनौतियां देख रही हैं? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के साथ जुड़े हुए थे अब वो टारगेट पे आ रहे हैं, इसके पहले उस सरकार और प्रशासन की ओर से लोग टारगेट पे थे। तो हिंसा का माहौल और दौर अभी ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा क्या चीज़ें देख रही हैं आप? नई सरकार जो वहां पर कल मोहम्मद यूनुस की बनाई गई थी, उन्होंने भी कहा है कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। जैसे ही वो ढाका में शायद पहुंचे थे, एयरपोर्ट पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि अब भी आप लोगों को अटैक कर सकते हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट कर सकते हैं, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ इधर से। तो उन्होंने काफी स्ट्रांगली इस पे बात की थी। अब आशा तो यही होगी कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो माहौल को थोड़ा कंट्रोल में ला पाए। जुगल जैसे जिक्र कर रहे थे कि पुलिस कर्मी जो हैं पर्टिकुलरली टारगेटेड फील करते हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स आए थे पिछले कुछ हफ्तों में, उन्होंने कहा था कि पुलिस उनके खिलाफ था। और अंतिम जो घंटे थे शेख हसीना के इस्तीफा देने के पहले, उनमें आर्मी ने एक दूसरा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा कि हम फायरिंग नहीं करेंगे, बुलेट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये हमें वहां के लोगों ने बताया है। तो मुझे लगता है एक तो रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत चुनौती है। ये भी है कि एक ट्रस्ट फैक्टर अलग अलग पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी बीच में उनको ये रिस्टोर करना पड़ेगा। तीसरा मुझे लगता है जो एक जैसे आप कहते हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन अभी बहुत दूर लगता है, क्योंकि जिस हालात में शेख हसीना वहां से गई हैं, फिर उसके बाद अवामी लीग के जितने मंत्री थे, उनकी प्रॉपर्टीज, उन पे जो अटैक्स हुए हैं, उनके अवामी लीग के सपोर्टर्स में बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है उसके उनके भी लोगों को टारगेट किया गया था। तो एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एक और चुनौती होगा। और सबसे मतलब आई थिंक अहम चुनौती है कि कितनी जल्दी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये बना पाए ताकि इलेक्शंस हो पाए। जी, इस पूरे प्रोसेस में जो और चुनौतियां हैं उसके लिए मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं जुगल से पूछना चाह रहा था। जुगल, जो नई सरकार बनी और अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उससे जब लोगों की उम्मीदों की बात अगर की जाए, क्योंकि अब लोग उस सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी सुहासिनी भी कह रही थी कि चुनाव कराना, नई सरकार का गठन करना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो लोगों की उम्मीद इस सरकार से किन चीज़ों में दिख रही है? पहले देखिए, मैंने कई लोगों से बात की, हमारे एयरक्राफ्ट में बात की, एयरपोर्ट पर बात की, मार्केट में बात की। तो आज जो लोगों का मूड है ना, वो एक खुशी का मूड है। वो आज उसको शायद डे 1 भी नहीं गिन रहे हैं, उसको डे 0 गिन रहे हैं। थोड़े लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी का मुद्दा एक बहुत अहम मुद्दा है। बांग्लादेश एक यंग नेशन है यहाँ पर, और जब इकोनॉमी की बात करते हैं, लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स, जो अपने संवैधानिक के जो फ्रीडम्स हैं, उन्हें वे एंजॉय करना चाहते हैं। वोटिंग से लेकर इंटिमिडेशन यानी डराना धमकाना, जो एक माहौल पहले हुआ करता था, वो माहौल आज नहीं है। उसकी खुशी है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इकोनॉमी पर उनका डेफिनेटली फोकस है कि वो चाहते हैं कि इकोनॉमी में सुधार आए, नौकरियां बढ़े, यहाँ पर कारोबार बढ़े। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स जैसे वोटिंग है, इलेक्शंस है, उस पर भी वो ध्यान एकदम प्रॉपर तरीके से लगा के रखे हैं। और जो बिजनेस वाला वर्ग है, वो ये चाहता है कि बस अब यहाँ पर शांति बरकरार हो और वे अपनी दुकान, अपने बिजनेस को खोल पाए। अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश यहाँ हुआ था, जो यहाँ की टॉप बिजनेस बॉडी है उनका, और उन्होंने यही मांग की है सरकार से कि वे पूरी तरह से अपनी दुकान, अपने बिजनेस खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सरकार को अपना रोल निभाना पड़ेगा जो कि सिक्योरिटी का है। और सिक्योरिटी पे एक छोटा सा आपको मैं बस बता दूं आखिर में कि क्योंकि पुलिस यहाँ नहीं है, तो यहाँ कौन है? हमने कहा वॉलंटियर्स हैं सड़कों पर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी एयरपोर्ट, रोड्स और जो मेन मार्केट्स हैं उसको गार्ड कर रही है। लेकिन ये अरेंजमेंट कब तक?
अब ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पुलिस वापस आ रही है, लेकिन वो धीरे कितना धीरे होगा ये तो समय ही बता पाएगा। जी, न सिर्फ वहाँ बदलाव की हवा तेज़ चल रही है, आपके पीछे भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और हमको यहाँ तक आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। सुहासिनी के पास फ़िलहाल चलते हैं। सुहासिनी, जो अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि पड़ोस है और भारत का इंटरेस्ट रहा है इतने समय से, और लोग बहुत स्वाभाविक तौर पे ये जानना चाहते हैं कि एक सरकार, ऐसा लगता था जो शेख हसीना की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हेविली इन्वेस्टेड दिखाई पड़ती थी एटलीस्ट इस सरकार में। अब जबकि एक इंटरिम गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन और न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन का दौर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप ये डिलेमा देख रही हैं, या आखिर भारत सरकार के नज़रिए से देखें तो उनके लिए ये क्या, मतलब उनके सामने चुनौती है इस समय? आई थिंक ये दो राय तो है नहीं कि भारत के लिए एक झटका पहुंचा है शेख हसीना के वहां से इस्तीफा देने में और यहाँ इंडिया आने में, इसलिए क्योंकि भारत का जो बांग्लादेश के साथ 2007-8 के बाद जो रिश्ता बना था, वो एक ना सिर्फ नेबर के तौर पे हुआ था, ना सिर्फ पड़ोसी देश के तौर पे हुआ था, लेकिन हर चीज में भारत और बांग्लादेश एक लगता था कि एकजुट है। आप टेररिज्म का मुद्दा देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक आउटलुक का मुद्दा देख लीजिए, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब में भारत बांग्लादेश में एक जैसे प्री एमिनेंट फोर्स बन गया था। हालांकि बांग्लादेश के संबंध चीन के साथ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन भारत का एक जो वहां पर पोजीशन था, वो सबसे आई थिंक सबसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन था। और शेख हसीना की जो सरकार 15 साल से वहां पर हुई है, उन्होंने हर चीज पे भारत को सपोर्ट किया है, उनके साथ सहमत है। या यहाँ तक कि जब बांग्लादेश में जब राइट्स हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, इंडिया के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां बांग्लादेश गए थे तो इतने प्रोटेस्ट हुए थे कि 12 या 14 लोगों की मृत्यु हुई थी उन प्रोटेस्ट में। तो हालांकि उनके अपने देश में इतने प्रोटेस्ट थे, फिर भी शेख हसीना ने मोदी सरकार को पूरा मतलब अपना सपोर्ट दिया हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के लीडर का वहां से हटना शायद एक तरह से झटका है भारत के लिए, लेकिन जो बड़ा पिक्चर है, बड़े माहौल में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के संबंधी नहीं है। इनकी जो बॉर्डर्स हैं, सबसे ज्यादा इनके बॉर्डर्स आई थिंक लंबे बॉर्डर्स हैं भारत के बांग्लादेश के साथ। हालांकि लोगों को वैसे सोचते हैं कि चीन या पाकिस्तान के साथ होंगे, लेकिन आप देखिए तीनों तरफ से बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसका इतना मतलब महत्व है बांग्लादेश का कि चलते चलते भारत की सरकार को नए बांग्लादेश के रेजिम के साथ तो संबंध रखने पड़ेंगे। आपने देखा कि प्रोफेसर यूनुस की जब स्वेरिंग इन हुई थी ढाका में, तब इंडियन हाई कमिश्नर भी वहां मौजूद थे। भारत उनके रेजिम के साथ बात करने की सोच रहे हैं, और ऑलरेडी आई थिंक आर्मी के साथ उन्होंने काफी कोऑर्डिनेशन की है ताकि शेख हसीना भारत आ पाए। अब शेख हसीना के पास क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं इस समय? की जो फैमिली है यूएस में है, फिनलैंड में है, यूके में है, जहां पर उनकी आई थिंक भांजी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उसके अलावा ये भी ऑप्शंस हैं कि वो यूएई जा सकती हैं, सऊदी अरेबिया जा सकती हैं। यूएई जैसे प्रेसिडेंट गनी वहां पर गए थे। अब उनके जो बेटे हैं अमेरिका में, सजीद वाजिद, उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अब वापस चली जाएंगी बांग्लादेश जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हो जाए। देखना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां बांग्लादेश में कोई कार्रवाई शुरू हो जाए और कोई किसी तरह का केस उन पे लग जाए, और क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक म्यूचुअल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जिसके तहत शेख हसीना ने भारत की काफी मदद की है, तो भारत के लिए एक जो बड़ा असमंजस हो जाएगा कि क्या वो शेख हसीना को प्रोसिक्यूशन के लिए वापस भेजेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि भारत उस पे अभी उन्होंने कोई भी टिप्पणी की है। बस उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अभी जो उन्होंने मांग की थी कि वो थोड़ी देर के लिए भारत आ जाए, तो हमने कहा वो आ सकती हैं, और हमने फिर कोऑर्डिनेट किया उसके साथ। दूसरी बड़ी चीज है कि भारत में की जो इन्वेस्टमेंट्स वहां बांग्लादेश में है, 19,000 के करीब भारतीय वहां पर रहते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं।
वो तो वापस आ गए हैं, ज्यादातर वापस आ गए हैं, लेकिन उनको भी वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स है, अभी हाल में अडानी का पावर प्लांट्स का जो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश ने दिया जी। था, ये जो जितने इन्होंने अग्रीमेंट्स किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्या इनको रिव्यू किया जाएगा नई सरकार के तहत? क्योंकि जब हमने पहले देखा है कि ऑपोजिशन ने काफी इनकी निंदा की थी जब ये अग्रीमेंट्स बने थे। तो दूसरी बात ये है, तीसरी बात मिलिट्री और डिफेंस पे, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पे, जिस तरह से दोनों देश एक साथ काम कर रहे थे, क्या ये अभी भी मुनासिब है? क्या ये चलता बनता रहेगा? और आई थिंक फोर्थ, भारत को देखना पड़ेगा कि जियो पोलिटिकल राइवलरी जो चल रही है बांग्लादेश में, और अब आई थिंक काफी जानकार ने बोला है और जर्नलिस्ट ने बोला है और वहां पे एनालिस्ट ने बोला है कि यूएस का एक रोल हुआ है यहाँ पे। जो प्रोटेस्ट हैं, बहुत लोगों ने उन पे इल्जाम लगाया है। जी वहीं पर चीन का भी काफी रोल है बांग्लादेश में, उनके काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बिल्कुल। क्या ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी में भारत भी अपनी जगह बना पाएगा? जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है तो ऐसी खबरें एटलीस्ट यहाँ भारतीय मीडिया ने काफ़ी बड़े स्तर पे ऐसा लगा कि वहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उनके ऊपर या दूसरी माइनॉरिटीज़ पे अटैक हुए हैं। हालांकि बहुत सारी खबरें हमने ऐसी भी देखी जहाँ ये बताया गया कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने जो भी उनके पूजा स्थल या ऐसी जगहें थी उनको बचाने की भी कोशिश की है। फिर हमने देखा कि जब नई सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश भेजा उसमें भी उन्होंने हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को लेकर जिक्र किया। मोहम्मद यूनुस जब लौटे तो उन्होंने भी जो बात की उसमें उन्होंने भी बोला कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो ये जो कंसर्न वहाँ पर अल्पसंख्यकों को लेकर के है, आपको वहाँ पर अभी तक क्या चर्चाएं सुनाई पड़ी हैं या क्या दिख रहा है? देखिए मुकेश, ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो ग्राउंड पर ये एक सेंटिमेंट काफी साफ नजर आता है कि लोग नहीं चाहते कि इस तरह के झगड़े हो, इस तरह के विवाद आगे बढ़े। लेकिन वे जरूर ये कहते हैं, और कई बार किसी पार्टी का नाम ले लिया, कई बार किसी लीडर का नाम ले लिया, और ये इशारा करते हैं कि नहीं, जो ऐसे कुछ तत्व हैं जो अपनी पर्सनल राइवलरी या अपने इस तरह के जो पर्सनल झगड़े हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो माइनॉरिटी समुदाय है यहाँ पर उनकी। जाहिर है हिंदू तो है ही यहाँ पर, लगभग 8 से 9% हिंदू है आबादी यहाँ पर। बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, गारो भाषा बोलने वाले लोग उत्तरी बांग्लादेश में रहते हैं। चिटगोंग जो कि दक्षिणी बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां पर भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। तो लोग हैं, और हमारे संवाददाताओं ने इनसे बात की है पिछले कुछ दिनों में। इन सभी लोगों ने बयान दिए हैं कि किस तरह से या तो उन पर हमले हुए या फिर उनके आसपास के या उनके जो रिश्तेदार थे कुछ बांग्लादेश में ही, उन पर हमले हुए या हमलों की कोशिशें हुई। तो तनाव डेफिनेटली है, और सारे मुद्दे घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं कि अगर पॉलिटिकल लेवल पर भी इस पे कंसेंसस है कि ऐसे ऐसे इस तरह के विवाद आगे झगड़े नहीं होंगे, लेकिन उसको इन्फोर्स कौन करेगा? और अगर राजधानी में ही आपको पुलिस नजर नहीं आती है, अगर राजधानी में ही अर्धसैनिक बल जो है वो स्ट्रेच नजर आते हैं एयरपोर्ट यहाँ वहाँ की सिक्योरिटी दिखाते करते हुए, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि रूरल एरिया है जहाँ पर शहर वगैरह नहीं है, छोटे टाउन कस्बे हैं, वहां पर किस तरह की अरेंजमेंट है? जाहिर है कि यहाँ एक रोल जो बहुत अहम रहा है वो यहाँ की सिविल सोसाइटी ग्रुप का रहा है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर विजिल दी है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्चेस हो। तो उन हर जगहों पर ऐसे हमने फोटोज भी देखे हैं, बात भी की है लोगों से, जी कोशिशें हो रही हैं मुकेश लोगों की तरफ से। लेकिन क्योंकि एक जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है वो फिलहाल अभी भी एक मिसिंग है, पुलिस की प्रेजेंस, तो जाहिर है कि ये थ्रेट जा नहीं सकता है। लोगों के मन में अभी भी वो डर, तनाव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल, आप ढाका से हमारे साथ जुड़े। आप आज ही वहाँ पर पहुँचे हैं और सड़कों पर रहेंगे आगे कवरेज के लिए। अपना ख्याल रखिए, और जुगल की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप बीबीसी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आगे देख सकेंगे। फ़िलहाल वापस चलते हैं हम एक बार फिर सुहासिनी के पास। सुहासिनी, जो ये माइनॉरिटी का इशू अभी हम जिक्र कर रहे थे, जब तक शेख हसीना की सरकार थी ऐसा माना जाता रहा कि अवामी लीग की सरकार थोड़ी सी ज़्यादा
इन सब चीज़ों को साथ लेकर के चलने वाली रही है। अब जब वो सरकार से हट गई हैं, फ़िलहाल तो इंटरिम गवर्नमेंट है, लेकिन आगे कौन सी सरकार बनेगी, बीएनपी का और जमात का क्या अगर प्रभाव बढ़ता है तो एक डर बढ़ता है माइनॉरिटीज़ में। तो ये जो पूरा माइनॉरिटीज़ का, और चूँकि बगल में भारत में हिंदुओं को लेकर के सरकार ने, अब जैसा आपने देखा ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लेकर के वर्ग का ये बोला है, तो इस पूरे इशू को और बदलती हुई राजनीति में ये जो माइनॉरिटीज़ का इशू वहाँ का है, वो क्या एक चुनौती रहने वाली है? सिर्फ 2 हफ्ते पहले जब हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्पष्ट से पूछा था उनको कि जो वायलेंस हो रहा है वहां बांग्लादेश में आपका क्या रुख है, उस पर उन्होंने कहा कि दिस इज एन इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश। अब 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हमारी कंसर्न्स है जो माइनॉरिटीज पे अटैक्स हो रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने भी बोला है। आज हमें सुनाई एक एक्चुअली प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है मिस्टर अमित शाह के अंडर एक कमिटी बैठाई गई है जो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मामले में भी और बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के सुरक्षा के लिए वो बातचीत करेंगे नई सरकार के साथ। तो इसका मतलब है कि बदल गया है। जैसे ये सरकार बदली है, अब भारत समझता है कि जो अटैक्स हो रहे हैं वहां पे, जो टारगेटिंग हो रही है माइनॉरिटीज की, उसमें वो भी अपना मतलब अपनी कंसर्न्स जताना चाहती है। आगे जाते हुए मुझे लगता है कि इस पे काफी बातचीत होगी। बांग्लादेश सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है इस पे, लेकिन इतना जरूर है कि ना कि जस्ट भारत लेकिन और भी देशों ने, यूके ने, यूएस ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सब ने ये कंसर्न जरूर जताई हैं कि माइनॉरिटीज को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। जिनसे हमने बात की है वहाँ ढाका में, वो कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज थी, जैसे आपने कहा, अवामी लीग के ज्यादातर सपोर्टर्स थे, उनको जब टारगेट किया गया, पॉलिटिकली टारगेट किया, लेकिन टेम्पल्स को भी, मंदिरों को भी काफी हानि पहुंची है अलग अलग जगह में बांग्लादेश में। तो ये नई जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ना कि वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर पाए, लेकिन माइनॉरिटीज में वो फिर से रीअश्योरेंस भी दे पाए। मुझे लगता है इसी वजह से जैसे ही वो लैंड उन्होंने किया था वहां ढाका में, एयरपोर्ट पे ही उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बिल्कुल कि आपको अगर लगता है कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर सकते हैं, फिर ये मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। जी, शुक्रिया सुहासिनी। अब दूसरे विषय की ओर रुख करते हैं जो कि है ब्रिटेन का, जहां पर पिछले कुछ दिनों से जारी है हिंसा। मामला शुरू हुआ था 29 जुलाई की एक घटना से, जिसमें साउथपोर्ट टाउन में एक डांस और योग क्लास में एक व्यक्ति ने 6, 7 और 9 साल की 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना में 8 अन्य बच्चे और 2 वयस्क भी घायल हुए। बाद में पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 17 साल के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उस घटना के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल गई कि जिस युवक ने हत्या की है वो एक नाव से 2023 में ब्रिटेन पहुंचा एक शरणार्थी है। अफवाह फैल गई कि वो एक मुसलमान है। बीबीसी और कई अन्य मीडिया में इस बात का जिक्र भी जबकि हुआ कि जो युवक गिरफ्तार हुआ है वो दरअसल वेल्स में पैदा हुआ था और उसके माँ बाप रवांडा से आए थे। मगर अफवाहों के चलते जो हिंसा का दौर शुरू हुआ वो मस्जिदों पर हमले से लेकर ब्रिटेन के दूसरे शहरों तक फैल गया। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत और हमारे साथ बनी हुई हैं द हिंदू की कूटनीतिक मामलों की एडिटर सुहासिनी हैदर। सबसे पहले शिवकांत जी के पास चलते हैं। शिवकांत जी, जो घटना हुई है उसके बाद से अब तक क्या पता चला है? जो ये हिंसा हो रही है इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? क्योंकि वहाँ का जो फार राइट है उसकी बात हो रही है। थोड़ा सा भारत में बैठे लोगों के लिए समझने के लिए कौन से लोग इस हिंसा में ब्रिटेन में शामिल रहे हैं? ये वही दक्षिणपंथी गुट हैं जिनमें से 1-2 बैन कर दिया गया है, जैसे एक तो इंग्लिश डिफेंस लीग है और कुछ घटक इसमें जो नई नाइजल फराज यहाँ एक पुराने नेता हैं, दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में रिफॉर्म पार्टी करके एक पार्टी लॉन्च की थी। वो उनकी पुरानी पार्टी का ही एक नया रूप थी और उसका मुख्य मुद्दा यही था कि शरणार्थियों की संख्या और आप्रवासियों की संख्या ज़्यादा हो रही है देश में, तो देश में जो नाव के रास्ते या अवैध रास्ते आप्रवासी आ रहे हैं उनको होटलों में बसाया जा रहा है, उस पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है। हर महीने हर साल इनको बंद किया जाए
और मूल उनका मंत्र यही रहता है कि ब्रिटेन की या अंग्रेजियत की जो पहचान है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं और निशाना वो लोग बनते हैं जो अपनी पहचान और अपनी अस्मिता को का दिखावा करते हैं एक तरह से। तो जाहिर सी बात है कि जब आप मुजाहिरे निकालेंगे, सड़क में नमाज पढ़ेंगे, हालांकि इक्की दुक्की घटनाएं होती हैं, या इस तरह के झगड़ों में शामिल पाए जाएंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। और ये गुट जो है, ये जब से ये हमला हुआ, और हमले का भी पता ये चल रहा है, एक चैनल 3 नाम का एक फर्जी साइट था जो दक्षिण एशिया से ही लॉन्च हुआ था और वो अब पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी, उन्होंने ये नाम सबसे पहले दिया था कि साहब एक मुस्लिम नाम दे दो। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी बाहर की भी साजिश थी कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाइए, अफवाह फैलाने से दंगे भड़केंगे और दंगे भड़कने से फिर अस्थिरता फैलेगी। तो कुछ तो ये है कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो लेबर पार्टी की इतनी बड़ी जीत से भी दुखी हैं। हो सकता है कुछ तत्व ऐसे भी हों, तो ये मिला जुला करके सब है। वहाँ पे दंगे हुए, उसके बाद बड़ी संख्या में दरअसल एंटी रेसिज्म रैली वहाँ पर हुई, सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में निकले और उसको एक बहुत ही प्रभावशाली जवाब के रूप में देखा गया वहाँ जो कुछ भी हो रहा था। ऐसी कोई चीज़ जो कम से कम भारत जैसी जगह पे नहीं दिखाई देती, वो वहाँ बहुत मुखर रूप से दिखाई दी। थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। 2-3 चीज़ें देखिए, एक तो यहाँ पुलिस जिस तरह से संयम बरतती है, मीडिया जिस तरह से संयम बरतता है, ये ठीक है कि सोशल मीडिया उसी तरह से एक तरह से निरंकुश है जिस तरह से भारत में है, लेकिन सोशल मीडिया में भी एक सीमा है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, बाकी मेन मीडिया में यहाँ इस तरह की अफवाहें नहीं फैलाई जाती। तो एक तो मीडिया का संयम है, नेताओं का संयम है। 1-2 नेताओं को छोड़ करके जो कि रिफॉर्म पार्टी के थे, उन्होंने कुछ इन दंगों को भुनाने की कोशिश की, बाकी किसी नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जिससे आपको ये लगे कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। और लोग तो जागरूक हैं ही। जब उन्होंने देखा कि पूरे देश की छवि खराब हो रही है तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए और प्रदर्शन हुए। हमारे यहाँ लंदन में ही कम से कम 10-12 जगहों पर बड़े भारी प्रदर्शन हुए। सबसे बड़ा बोल्थम स्टोव जो कि पूर्वोत्तरी लंदन की एक बस्ती है, वहाँ प्रदर्शन हुआ। लगभग वहाँ 800 से 1000 लोग सड़क पे आ गए थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे और ये दिखा रहे थे कि जो मुट्ठी भर दंगा करने वाले लोग हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो फिलहाल तो लगता है इस जन समर्थन के सैलाब की वजह से ही सही, लेकिन ये दंगे थम गए हैं। लेकिन मूल मुद्दा जो है वो जाने वाला नहीं है। मूल मुद्दा यही है कि लोगों में अंदर ही अंदर ये भावना पनप रही है कि किसी तरह से हमारी संस्कृति जो है उसको खतरा पैदा होता जा रहा है। और अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि ये लोग अल्पसंख्या में आ जाएं, लेकिन कुछ शहरों में स्थिति बन गई है कि अंग्रेज जो है वो अल्पसंख्या में आ गए हैं और जी जो नॉन वाइट पॉपुलेशन है वो 50% से ऊपर चली गई है। जी। एक बार सुहासिनी के पास चलते हैं। सुहासिनी, हम लोग मतलब मैं तो बीबीसी की बात कहूँगा कि जब हम लोग कार्यक्रम दूसरे करते हैं तो एक्चुअली बहुत बार अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं आप ब्रिटेन को देखिए वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की बात नहीं करते। और आज हम जब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ये जो जिसका शिवकांत जी जिक्र कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी से बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल के ऐसी किसी भी घृणा की बात का प्रतिवाद, उसका विरोध करते हुए निकलते हैं। भारत में जब ऐसा कुछ होता है तो वैसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और बल्कि ऐसी आवाज़ों को टारगेट ज़्यादा किया जाता है जब कोई घृणा या हिंसा के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति कंपैरेटिव टर्म्स में क्योंकि लोग बात करते हैं और हमसे पूछते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा इस पर थोड़ी सा जिक्र ज़रूर होना चाहिए कि ये एक स्टार्क डिफरेंस दिखाई पड़ता है दोनों जगह का। मैंने बहुत बार देखा है कि जब दंगे होते हैं भारत में, किसी तरह का अनबन होता है कम्युनिटीज के बीच में, उसके बाद सद्भावना यात्रा लोग निकालते हैं। हालांकि ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में एक डर सा माहौल है कि लोग शायद प्रोटेस्ट करने ही नहीं आना चाहते हैं, तो इस तरह की सद्भावना यात्रा भी हम इतना नहीं देखते हैं।
लेकिन जो ब्रिटेन में हुआ है, जो दंगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने काफी देखे थे और बहुत देशों में होता है। बस आई थिंक जो भारत की तरफ से जो सुनने को मिलता है कि जब ब्रिटेन ने इस तरह के दंगे देखे हैं तो ब्रिटेन क्यों हर दूसरे देश में जब भी दंगे होते हैं उस पे टिप्पणी करता है, उन पे बहुत लंबे बयान देता है कि आप अपने कंट्री को संभालो। हालांकि वहां पर भी इसी तरह के हमने देखे थे, चाहे डिसइंफॉर्मेशन हो, चाहे इस तरह के फेक न्यूज को प्रकाशित किया गया, चाहे जिस तरह के रेसिस्ट व्यूज हमने सुने हैं एक कौम के खिलाफ, लेकिन जनरली इमिग्रेंट्स के खिलाफ। लेकिन इतना जरूर है कि ये अब सोसाइटल प्रॉब्लम है। हम बहुत देशों में देखते हैं कि एक टेंशन सा बन गया है। शायद इस पे ज्यादा विचार होना चाहिए कि क्यों इतने टेंशन्स इतने अलग अलग जगहों में बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से मैं जरूर कहूंगी कि एक नई सरकार है वहां ब्रिटेन में, तो शायद वो ज्यादा नहीं कहना चाहते थे। हालांकि उन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया जो भारत अक्सर नहीं करता है। दूसरा, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने डेविड लैमी से भी बात की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट पे बात हुई, लेकिन इस पे भी जरूर बात हुई होगी। और इसमें भी थोड़ा सा मतलब एक आशंका बन गई है कि क्या भारत और यूके ने अभी जितने अनाउंसमेंट्स किए थे जब डेविड लैमी आए थे दिल्ली, उनमें एफटीए पे बात जो हो रही है, क्या एफटीए में कोई अड़चन पैदा होगी? क्या ये नई सरकार जो है अभी एफटीए पे ज्यादा नहीं बातचीत करना चाहेगी? क्योंकि ये जाहिर है कि जहां वीजास की बात होती है, जहां इमिग्रेशन की बात होती है, जहां किसी तरह की डील की बात होती है इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, वहां पर यूके की सरकार को एक तरह से एक पुशबैक मिलता है। जी, एक बार शिवकांत जी के पास चलते हैं। शिवकांत जी, जो बात अभी जैसे सुहासिनी कह रही थी कि ब्रिटेन के रोल को लेकर के लोग बात करते हैं, अभी तो वहाँ नई सरकार है। सरकार इस पूरी स्थिति पर वहाँ पर जिस तरह से रुख लिया है सरकार ने या जो काम कर रही है, अभी चूंकि नई सरकार भी है इसलिए लोग उसको कैसे देख रहे हैं? लोग काफी सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। 3-4 निर्णायक कदम सरकार ने उठाए, उसकी वजह से भी भय फैला और उस भय की वजह से दंगाई जो है वो बाहर आने से गुरेज कर गए। वो 2-3 कदम ये हैं कि एक तो अदालतों को ये कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप 24 घंटे बैठेंगे और जो दंगे में शामिल लोग पाए जाएं उनको सजा देने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा होना चाहिए या कम से कम 1 हफ्ते के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। तो इससे बड़ा भारी डर पैदा हुआ। लोगों से कहा गया कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी, ये ऐसा नहीं होगा कि साल 2 साल और 3 साल तक केस लटकते रहें और आप बाहर हो जाएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कदम उन्होंने उठाया वो ये है कि ये जो झूठ और अफवाह का अड्डा बन गया है सोशल मीडिया पर इस तरह की जो अफवाहें फैलती हैं, जो सामाजिक विभाजन पैदा करती हैं, सामाजिक जहर घोलती हैं, उनको अपराध की तरह देखा जाएगा और फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। और कंपनियों से भी बात चल रही है, जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं, कि उनसे बात करके किस तरह से इस पे काबू पाया जाए। और तीसरा ये कि पुलिस का एक विशेष दस्ता बनाया गया और ये बताया गया कि पुलिस चाहे कहीं से भी लानी पड़े, लेकिन हमें जहां जरूरत पड़ेगी दंगाइयों से निपटने के लिए वहां पुलिस पहुंचेगी। जी, सुहासिनी, आपसे मैं एक बार बस अंतिम प्रश्न ये लेना चाहता हूँ कि आपने हल्का सा इशारा उसकी ओर अभी अपने पहले जवाब में किया था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या जो धुर दक्षिण पंथ है, एक्सट्रीम राइट, उसका कुछ उभार दिखा है जिसके नतीजे से ये जो सोशल अनरेस्ट की चीजें हैं ये थोड़ी सी बढ़ रही हैं? लगता है काफी सारे रीजंस हैं और शायद मुकेश एक अलग से शो पे हमें बात करना पड़ेगा इस पे। मुझे लगता है 2008 और 9 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो एक फीलिंग बन गई थी स्पेशली वेस्ट में, वो बहुत जल्दी एंटी ग्लोबलाइजेशन से एक एंटी इमिग्रेंट फीलिंग में, एक जेनोफोबिक फीलिंग में बढ़ गई है। और उसकी वजह से बहुत देशों में अब हम देख रहे हैं कि एक हाइपर नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई है। हालांकि ये जो देश है वो इतने सारे कम्युनिटीज के बने हुए हैं कि आप मुझे बताइए कि कौन सा ओरिजिनल कम्युनिटी कौन सा है। लेकिन फिर भी हम ये बहुत सारे देशों में देख रहे हैं। पॉपुलिज्म के जो मूवमेंट्स हमने देखे थे
वहां ब्रिटेन में भी जो सरकारें आई थी, कंजर्वेटिव जो सरकारें आई थी 2010 और 2020 के बीच में, उन्होंने भी काफी हद तक इमिग्रेशन के खिलाफ बातचीत की थी। वो रवांडा में असाइलम सीकर्स को भेजने की बात की थी। तो एक जो कड़ा रुख सरकारें अपना रही हैं, उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है इस तरह के ग्रुप्स को सोचने के लिए कि शायद वो भी अब और कम्युनिटीज के खिलाफ, दूसरे कौमों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी रास्ते पे किसी को भी अटैक कर सकते हैं। तो ये जो कल्चर ऑफ एम्बोल्डनमेंट बन गया है, और मैं नहीं कहूंगी एक किसी देश में हुआ है, इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है और हमारे जो पड़ोसी देशों में है यही हमने देखा है। ये जो हाइपर नेशनलिज्म है, एंटी ग्लोबलाइजेशन है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है, ये सब एक बड़े माहौल मतलब एक बड़े से माहौल के भाग हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके हर देश में ये इनके जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से अब दिखाई दे रही हैं, और ब्रिटेन में भी अब दिखाई दे रही हैं। जैसे आपने कहा, इतना सैलाब बाहर आ गया इसके खिलाफ बोलने के लिए कि नहीं, हम सब एक हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच में जो डिफरेंस है उनकी वजह से। मुझे लगता है उस तरह का भी पुशबैक आएगा, लेकिन जो हमने पिछले दशक में देखा था, जी ये विचारधारा काफी लोगों ने अपनाया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर वापस चलते हैं लंदन शिवकांत जी के पास। शिवकांत जी, जो जिक्र अभी सुहासिनी कर रही थी कि धीरे धीरे हाइपर नेशनलिज्म का उभार देखा है, 2009 के आसपास जब मैं लंदन में था, नाइजल फराज का नाम सर तब भी हम लोग सुनते थे, चर्चा होती थी, बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया होती थी उनके खिलाफ, बहुत तीखी प्रतिक्रिया उस समय भी दिखाई पड़ती थी। तब से लेकर आज तक में क्या ब्रिटेन में जो ये नेशनलिज्म है या जो ये राइट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा उभार मिला है, या वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी पहले थी? थोड़ा सा इसकी दो वजह हैं। एक तो जो मुख्य सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी रही है, उस कंजर्वेटिव पार्टी में ऐसा लगता है जैसे दो धड़े हो गए हैं, वो दो फाड़ होने को जा रही है। एक तो मध्य जो आप कहते हैं दक्षिण मध्यपंथी कंजर्वेटिव पार्टी शुरू से रही है, एक तो वो मुख्य पार्टी है। उसमें से एक तरह से 10 या 12% हिस्सा नाइजल फराज अलग से निकालने में सफल हुए हैं और उन्होंने रिफॉर्म पार्टी बना ली है। इससे पहले जो भी दक्षिण पंथी पार्टी होती थी वो बिल्कुल हाशिए पर रहती थी। आप यहाँ रह चुके हैं, आप जानते हैं, एक भी संसदीय सीट जीतने में वो कामयाब नहीं होते थे। बिल्कुल। नाइजल फराज जो है वो पहली बार संसदीय सीट जीत कर आए हैं, जबकि वो इतने बड़े धड़े का नेतृत्व करने का दावा करते रहे हैं, और जब यूरोपीय चुनाव होते हैं तो उनके सांसद जीत के आते हैं, लेकिन यहाँ की संसद में जीत के नहीं आते। तो ये जो है, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो एक तरह से दो फाड़ हो रही है। उसमें से जो धुर दक्षिणपंथी लोग हैं वो अलग से पार्टी की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। और दूसरा जो कारण है वो ये है, जिसकी तरफ इशारा भी किया अभी, कि अवसर घटते जा रहे हैं, जीवन की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो इसके चलते जो दबाव पड़ रहा है, सामाजिक दबाव, और एक विशेष रूप स्तर का जीवन जीने के यहाँ के लोगों को आदत है, और जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो वो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं या कोई न कोई निशाना ढूंढते हैं, और निशाना आम तौर पे बाहर के लोग ही बनते हैं, और वो खास तौर पर बनते हैं जो अपनी पहचान अलग रखना चाहते हैं। जी शिवकांत जी, आप लंदन से हमारे साथ जुड़े, आपने इस पूरे विषय पर चर्चा की और बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेंस के आज के इस अंक में इतना ही। हमने बांग्लादेश की बात की, हमने ब्रिटेन में जो हिंसा हो रही है उसकी बात की। आपका रुख इसको लेकर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। फ़िलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।